हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो हम पिछली कक्षाओं में हमारी 18 कक्षाएं हो चुकी हैं और यह हमारी 19वीं क्लास है, जिसमें हम हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज व्याख्या के साथ हल करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य है? यह हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए इसमें कुछ प्रश्न हैं जो हमारी पिछली परीक्षा 2017 में हुई एग्जाम में पूछे गए थे। हमने उन्हें भी शामिल किया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य है? पहला ऑप्शन है हमारा न्यूनता जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम। दूसरा ऑप्शन है उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना। तीसरा ऑप्शन है हमारा सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जनसमूह आहारी हेतु जो लक्ष्य हैं वह ये सभी हैं। कैसे हैं? यह सभी हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। न्यूनता जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम करना, अर्थात रोगों से क्या करना, रोगों को ना होने देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आवश्यक आहारी को रोग ना हो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें आवश्यकता जिन आहार की होती है हमें वह लेना चाहिए और हमारे होने वाले रोगों से रोकथाम करना चाहिए। उपयुक्तम प्रदूषण क्या करना चाहिए? उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना चाहिए और सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना चाहिए। ये सभी इसके करेक्ट उत्तर हैं। इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? हमें यह इन सब ऑप्शन में से ढूंढना है कि जो प्रसवकालीन देखभाल है इसके संबंध में क्या बात सही है। पहला ऑप्शन हमारा, यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है, यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। तो प्रसवकालीन देखभाल हम किसे कहेंगे? यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती रहती है, जिसमें माता और शिशु का जांच करना शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हेपेटाइटिस बी खालिस्तान के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है हमारा मल संदूषण। दूसरा ऑप्शन है हमारा जल संदूषण और तीसरा ऑप्शन है हमारा अग्नेत्र मार्ग और चौथा है हमारा भोजन संदूषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा, क्या होगा दोस्तों? आंतरित्र मार्ग। क्या होगा? आंतरित्र मार्ग। आइए जानते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ। हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम है वह क्या है? यकृत शोथ ख के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस को हम यकृत शोथ ख के नाम से जानते हैं। इसके टीके का उपयोग पोलियो से बचाव के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो टीके का उपयोग है पोलियो से बचाव के लिए किया जाता है और यह टीका जन्म के समय 24 घंटे के अंतर्गत लगाना आवश्यक होता है। BCG टीका हम यदि छूट जाए जन्म के समय तो हम उसे एक एक साल के अंदर लगा सकते हैं, किंतु हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वह जन्म के समय ही लगाया जाता है और जन्म के समय जब लगाते हैं तो यह 0.5 ml लेते हैं। यह टीका जो है हम कहाँ लगाते हैं? जांग में। कहाँ लगाते हैं? बच्चे की जांग में लगाते हैं और 90 डिग्री पर लगता है। कहाँ लगता है? 90 डिग्री पर सीधे पैर की जांग में इस टीके का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं अगले प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया आदि। तो उसके ऑप्शन है हमारे महामारी। दूसरा है स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग। तीसरा ऑप्शन है हमारा वाहक और चौथा है संचरणशील की अवधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा स्थानिक विशेष क्षेत्र रोगी। क्या है? स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग। जो हैजा मलेरिया है यह किसी विशेष स्थान क्षेत्र में पाया होता है। जैसे मलेरिया मच्छर के काटने से जिस स्थान पर मच्छरों की संख्या ज़्यादा होगी उस स्थान पे क्या होगा? मलेरिया मच्छरों से फैलने वाले रोग अधिक होंगे। हैजा जहाँ पानी गंदा होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ के लोगों को हैजा होने की संभावना अधिक होगी यदि वह उस पानी का उपयोग करते हैं तो। स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग कहलाएंगे किसी विशिष्ट क्षेत्र भौगोलिक में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को हम स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग कहेंगे, जैसे हैजा, मलेरिया आदि। यह इसके उदाहरण है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है। पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है थायमीन, तीसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, चौथा ऑप्शन है हमारा पेंटोथेनिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आयरन अवशोषण के लिए सहायक होता है। हमेशा जब आप आयरन की गोली लेते हैं तो उसके बाद कुछ खट्टे फल लेना आवश्यक होता है। यही हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यदि हम कैल्शियम की गोली लेते हैं तब कैल्शियम के साथ में हमें दूध लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? दूध। और हमेशा आयरन और कैल्शियम की गोली के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। कितने घंटे का दोस्तों? 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए खाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता खालिस्तान रहती है। पहला ऑप्शन ददोरे दिखने के 3 दिन तक, दूसरा ऑप्शन है हमारा आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, तीसरा ऑप्शन है जब तक बुखार रहे तब तक, चौथा ऑप्शन है ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है चेचक छोटी माता जो है हमारी, वह ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक होती है। क्या होती है? ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक हो सकती है। अर्थात हम किसे मानेंगे? 7 दिन तक इसकी संक्रामकता जो है बनी रहती है। आइए जानते हैं छोटी जो चेचक है चिकन पॉक्स हम किसे कहेंगे। चेचक का जो वायरस होता है, चेचक किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा होता है। और कौन सा विषाणु होता है? वेरिसेला। क्या होगा? वेरिसेला। और इसकी उस्मान अवधि कितनी होती है? 7 से 21 दिन। और इसका जो मार्ग है, यह श्वसन तंत्र जो है हमारा उसके माध्यम से फैलता है और ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा होती है। और शरीर से पहले सबसे पहले जो चकत्ते पड़ते हैं कहाँ पड़ते हैं? हमारी छाती पर। लाल तरह के दाने होते हैं, यह सबसे पहले छाती पर दिखाई देते हैं। और इसका आम जो है लक्षण वह दर्द है। क्या है? सर दर्द और बुखार, ये इसके लक्षण हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है हमारा कुल ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कुल ऊर्जा व्यय, तीसरा ऑप्शन है बॉडी मास इंडेक्स और चौथा ऑप्शन है हमारा ताप जनन। क्या है दोस्तों? ताप जनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ताप जनन। क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ताप जनन। भोजन पचाने, भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को हम ताप जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप जनन। अगला प्रश्न है हमारा, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज खालिस्तान के रूप में दिया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम के अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऊर्जा के स्रोत, चौथा ऑप्शन है स्वाद। तो दोस्तों बच्चों में निर्जलीकरण के मामले में जो ग्लूकोज दिया जाता है, क्यों देते हैं? सोडियम के अवशोषण में। कब क्यों देते हैं? सोडियम के अवशोषण के लिए बच्चे को ग्लूकोज दिया जाता है ताकि निर्जलीकरण की जो है हम उसे पूरा कवर कर सके और बच्चे में पानी की मात्रा को बनाए रख सके। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिलाओं में के मामले में 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक बीएमआई का अर्थ है सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, तीसरा है संतुलित पोषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा सामान्य से अधिक पोषण। कितना है दोस्तों? सामान्य से अधिक पोषण। प्यारी बहनों आप याद रखिएगा कि 25 से यदि कम है तो वह क्या होगा? सामान्य से कम पोषण। कैसा होगा? सामान्य से कम पोषण। किंतु वह 15 से कम हो जाए। कब? 25 से 15 के बीच है तो कम पोषण, और 15 के नीचे हो जाए तो वह क्या होगा? अत्यधिक कम पोषण। कैसा होगा? अत्यधिक कम पोषण की कैटेगरी में आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोणीय मुखपाक, एंगोर स्टोमटाइटिस, जिहा शोथ, ग्लासाइटिस और ओष्ठ विदरता जिसे हम चेलोसिस कहेंगे, यह किसकी कमी के कारण होते हैं? पहला ऑप्शन है नियासिन, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है साइनोकोबाल्मिन, चौथा ऑप्शन है थायमिन। तो बहनों नियासिन जो होता है वह किसका नाम है? B3 का। किसका है? B3 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन यह विटामिन B2 का है। और साइनोकोबाल्मिन यह विटामिन B12 का है। और थायमिन B1 का रासायनिक नाम है। इसमें हमें याद रखना है, यदि आपको कोड़ी मुखपाक नहीं पता, जिहा शोथ नहीं पता, तो आपको चेलोसिस या ओष्ठ विदुरता जरूर पता होगा। यह किसकी कमी से होता है? यह विटामिन B2 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? ओष्ठ विदरता और चेलोसिस। आप ये ऐसा समझ एक ऑप्शन को समझकर अब बाकी का सही आंसर लगा सकते हैं। जैसे हमें इसमें क्या मिला? ओष्ठ विदरता चेलोसिस। हम इसके माध्यम से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं राइबोफ्लेविन B2। ठीक है, आप ऐसे ही कीजिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने के लिए एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें खालिस्तान का वितरण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आयोडीन युक्त जल, आयोडीन व्यतीत पेय, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन युक्त नमक, चौथा ऑप्शन है आयोडीन युक्त मसाले। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा आयोडीन युक्त नमक। हम किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं। जन समूह में आयोडीन की कमी से जो होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने के लिए हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। यह एक सुपरीक्षित पद्धति है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खतरे का वैक्सीन खालिस्तान की आयु पर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमेशा खसरे का जो वैक्सीन है कब दिया जाता है? आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 6 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है 9 माह, तीसरा ऑप्शन है 6 माह और चौथा ऑप्शन है 18 माह। तो वैक्सीन का जो खसरे का जो वैक्सीन है हम कब देते हैं? 9 माह की आयु में देते हैं। कब देते हैं बहनों? 9 माह की आयु में हम खसरे का जो वैक्सीन का टीका देते हैं। और कौन सा टीका देते हैं दोस्तों? हम खसरे के वैक्सीन के लिए एमएमआर का टीका देते हैं। काय का टीका देते हैं बहनों? एमएमआर का टीका हम देते हैं। और यह खसरा किससे होता है? यह पैरामैक्सो वायरस अर्थात कौन सी फैमिली का होता है? यह मार्बोली फैमिली का वायरस होता है। यह मेरावैक्सो वायरस से होता है। और इसकी उस्माइन अवधि कितनी होती है? 10 से 20 दिन की होती है। और इसमें जो चकते पड़ते हैं वह कान के पीछे सबसे पहले आते हैं और कॉलिक स्पॉट दाढ़ के ऊपर सफेद तथा नीले भाग का छाला बन जाता है। यह खसरे की लक्षण है। अगला है प्रश्न हमारा, खालिस्तान में सिक परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेनिनजाइटिस मस्तिष्क वारण शोथ, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है पर्टिसिस और चौथा ऑप्शन है पोलियो पोलियोमाइलाइटिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा सिक परीक्षण जो है वो करते हैं डिप्थीरिया में। किसमें करते हैं? डिप्थीरिया की जांच के लिए हम सिक परीक्षण का उपयोग करते हैं। बहनों, आपको यह एक बात ध्यान रखनी है, डिप्थीरिया का जो अन्य नाम है इसे कंठमाला रोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कंठमाला रोग के नाम से भी जाना जाता है। और यह किसके कारण होता है? कोरोना बैक्टीरियम। किसके कारण होता है? कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु के कारण होता है। और आमतौर पर क्या करता है? यह हमारे नाक और गले में जो श्लेष्म पैदा करने वाली झिल्ली को प्रभावित करता है। अर्थात इसे हम जो आम चाल की जो भाषा है उसमें गला घोटू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गला घोटू भी इस बीमारी को कहा जाता है। डिप्थीरिया को गला घोटू और कंठमाला के नाम से हम जानेंगे। और जो डिप्थीरिया है इसके लिए हम कौन सा टीका लगाते हैं? डीपी टीका। कौन सा लगाते हैं बहनों? डीपी का टीका हम लगाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांस, मछली, अंडे और दूध खालिस्तान वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है उच्च जैविक मान, दूसरा ऑप्शन है उच्च प्रतिधारण मान, तीसरा है उच्च अवशोषण मान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा उच्च जैविक मान। क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा उच्च जैविक मान होगा। उच्च जैविक मान, क्योंकि उच्च जैविक मान किस में होता है? मांस, मछली, अंडे और दूध में प्रोटीन का उच्च जैविक मान सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका यह सही उत्तर होगा। और यह हमारी आज के सभी प्रश्न हैं हम जिन्हें हमने सॉल्व किया है। आप एक बार और देख ले अच्छे से, तब और खुद से लगाने की कोशिश करें कि आपको सभी प्रश्न के उत्तर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।